आज की क्लास में हम जो हमने कल पढ़ा था, कांग्रेस के प्रमुख जो आंदोलन चलाए गए थे महात्मा गांधी जी द्वारा या अन्य जो उनके नेता थे उनके द्वारा, उसके अतिरिक्त कौन कौन से और दल थे, कौन कौन सी पार्टियां थीं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया या अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। देखिए, कांग्रेस के अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग थी। ये मुस्लिम लीग गौ है, गौ इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में गलती हुई है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 3 अक्टूबर 1906 में। आपको याद होगा कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और जो अंग्रेज थे, अंग्रेज गवर्नर थे उस समय के, लॉर्ड कर्जन, उन्होंने कोशिश की थी कि हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग कर दिया जाए, यानी कि इनके बीच में दूरियां पैदा कर दी जाए। उसी का एक बड़ा रूप था कि उन्होंने मुसलमानों के कुछ जो नेता थे उनको बुला करके उनसे एक अलग पार्टी बनाने के लिए उनको उकसाया, या ऐसा भी आप कह सकते हैं। मतलब अलग अलग इतिहासकारों के अलग इसमें मत हैं। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना थी, कई इतिहासकार मानते हैं कि इस स्थापना का उद्देश्य अंग्रेजों की तरफ से ये था कि ऐसी कोई लीग बने जिसमें सिर्फ मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व हो या हिंदुओं का प्रतिनिधित्व हो, ताकि इनके बीच में फूट डल जाए। ठीक। तो 3 अक्टूबर 1906 को आगा खां द्वारा ढाका में इसकी स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना करने का श्रेय किसे आता है? आगा खां को। कई बार बच्चे मिसकंसेप्शन में जो मोहम्मद अली जिन्ना है उनका नाम लिख देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना वास्तव में मुस्लिम लीग के एक बहुत बड़े नेता थे। ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना करने का श्रेय तो जाता है आगा खां को। प्रथम अधिवेशन इसका हुआ था 1906 में। ढाका में ही इसकी स्थापना हुई, तो प्रथम अधिवेशन भी अवश्य ढाका में ही हुआ होगा। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी नवाब सलीमुल्लाह ने। ठीक है, तो किसने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, ये दोनों ही बातें आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा अधिवेशन इसका होता है कराची में, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, और वहां पर अध्यक्षता करने का श्रेय जाता है बाकर उल मुल्क को। 1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया तथा इसी वर्ष मुस्लिमों के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1906 के अंतर्गत शामिल भी कर लिया गया। आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था लॉर्ड मिंटो द्वारा कराई गई थी, इसीलिए लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो को भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का प्रणेता माना जाता है। ठीक है, पहले लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करके और उसके बाद फिर लॉर्ड मिंटो ने धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन की व्यवस्था करके इस प्रकार की फूट डालने की नीति अपनाई। 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के अथक प्रयासों से गरम दल और नरम दल मुस्लिम लीग की संयुक्त बैठक कराई गई। मतलब 1916 में जो अधिवेशन कराया गया, जो इनकी संयुक्त बैठक कराई गई, उसका उद्देश्य ये था कि गरम दल और नरम दल तो कांग्रेस का हिस्सा थे पहले से, तो मुस्लिम लीग में कई कांग्रेस के दिग्गज नेता जो चले गए थे, उनसे ये अनुरोध किया गया कि आप सब अब कांग्रेस में आइए, हम कांग्रेस को एक बड़ा संगठन बनाते हैं और इसी से हम अपने देश को आज़ादी दिला सकते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग के कुछ नेता थे, वो इस बात से सहमत नहीं हुए और मुस्लिम लीग अलग ही बनी रही, लेकिन गरम दल और नरम दल को पुनः कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया। तो इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन को स्वीकार भी कर लिया। ठीक है, और स्वराज पार्टी, तो अभी हम चर्चा कर रहे थे मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की गई? कि आगा खान ने। तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सलीमुल्लाह ने की। ठीक है, उसके बाद 1916 में मुस्लिम लीग, गरम दल और नरम दल की संयुक्त बैठक कराई गई, लेकिन मुस्लिम लीग ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम, और एक दूसरी पार्टी है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी भी हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो असहयोग आंदोलन के जब एक ओर कांग्रेस द्वारा पूर्ण रूप से विधान परिषदों का बहिष्कार किया जा रहा था, उसी समय एक दूसरी पार्टी चितरंजन दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर के एक पार्टी का गठन किया जिसको स्वराज पार्टी कहा जाता है। ठीक है, के नेतृत्व में कुछ लोग कांग्रेस की उम्मीदवारी का पक्ष रख रहे थे। तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का मानना था, मोतीराम नहीं, मोतीलाल नेहरू है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू का ये मानना था कि हमें
विधानसभा का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको तो पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जनता हमें वोट देगी और हम अधिक जनसंख्या बल में या संख्या बल में चुन करके आएंगे तो हम अपनी बातें मनवा सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस के एक अधिवेशन में, जो कि गया में हुआ था, ठीक है, परिषदों के बहिष्कार को अस्वीकार कर दिया गया। याद रखेंगे आप कि कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के दौरान परिषदों में विधान परिषदों में भाग लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन 1922 के गया अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की, और इन्होंने इस बहिष्कार का विरोध किया और इस बहिष्कार को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ये याद रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, तो इसको आप स्पेशल मार्क करके नोट कर लीजिएगा। लेकिन अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में एक दिल्ली अधिवेशन बुलाया गया 1923 में, और स्वराज पार्टी के समर्थकों को चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी गई, और उसी समय 101 सीटों में से, ठीक है, पर ये विजय भी प्राप्त करके आए। तो कह सकते हैं कि जो स्वराज पार्टी थी वो कांग्रेस की एक विंग थी, जिसका उद्देश्य था कि हम कांग्रेस की जो ये बहिष्कार करने की नीतियां हैं इनका विरोध करते हुए विधान परिषदों में इलेक्शन लड़ेंगे और अपना जो प्रतिनिधित्व है वो लेकर के आएंगे सरकार में। ठीक है। फरवरी 1924 में गांधी जी, क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी चोरा चोरी कांड जो हुआ था उसके बाद से जेल में डाल दिए गए थे 6 वर्ष के लिए, लेकिन बीमार होने के कारण 2 ही वर्ष में इनको रिहा कर दिया गया। ये मैंने आपको बताया था कल। अगर नहीं देखा है, आपने नहीं पढ़ा है, तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, इससे पहले वाला जो है ना, सीक्वेंस में लगे हुए हैं सब। तो जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने अखिल भारतीय संगठन बनाया और चरखे को आंदोलन का प्रतीक बना दिया। तो इस समय ये माना जाता है, कई इतिहासकारों का ये कहना है कि 1924 के बाद जब गांधी जी पुनः आंदोलन में शामिल हुए या आंदोलन में आए, तो उस समय और उसके बाद गांधी जी के इर्द गिर्द ही ये पूरा आंदोलन घूमता रहा, और अब कांग्रेस में गांधी जी का जो स्थान था वो अभूतपूर्व हो गया। ठीक है। तो चरखे को आंदोलन का प्रतीक कब और किसके द्वारा बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया गया पूछा जाएगा तो निसंकोच आप लोग उत्तर देंगे कि गांधी जी, क्योंकि गांधी जी चरखे में हमेशा दिखाई देते हैं आपको फोटोज में। ठीक है ना। लेकिन 1924 में ये बनाया गया, और उसी समय अखिल भारतीय संगठन की स्थापना भी की गई। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। बारदोली सत्याग्रह का हीरो माना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और वहीं पर इनको लौह पुरुष की उपाधि मिली थी। ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये लौह पुरुष की उपाधि दी थी। सॉरी सर, हाँ ठीक है। गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक व्यापक आंदोलन किया, जिसे बारदोली सत्याग्रह कहा जाता है। और इस आंदोलन की सफलता के उपरांत ही, ठीक है, पहले तो इस आंदोलन में क्या हुआ ये देख लीजिएगा आप, कि लगान वृद्धि 30% से 1.5% कर दी गई। ठीक है, इतना कम कर दिया गया। देखिए अब काफी अंतर ये है। लेकिन इस आंदोलन की प्रमुख बात जो है, आपको प्रश्न जो पूछा जाएगा वो ये है, सॉरी लौह पुरुष बोल बैठा मैं गलती से, सरदार शब्द का प्रयोग इनके लिए किया गया। तो बारदोली की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि इस आंदोलन के बाद दी गई थी। ठीक है। प्रथम अखिल भारतीय संविधान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में इस सभा का गठन किया गया। ये तो बिल फैक्ट है, तो उसको ऐसे याद कर लेना आप, क्योंकि इसके बारे में ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते आपसे। इसके बाद एक पार्टी आती है आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम लेफ्ट पार्टी के नाम से भी जानते हैं अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में। ठीक है। तो 1925 में इस पार्टी का गठन किया गया था, और इसका प्रमुख आधार था रूसी क्रांति। रूसी में जो लेनिन उस समय के नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उनकी सफलता के उपरांत ही भारत के कुछ लोगों ने प्रभावित होकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया 1925 में। ठीक है। इसके बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी
की स्थापना 1934 में की गई और इस कांग्रेस की स्थापना करने का श्रेय जाता है जवाहरलाल नेहरू को। ये तो रही कुछ ऐसी पार्टियां जिन्होंने आंदोलन को अहिंसा के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन आप लोग भगत सिंह का नाम नहीं भूल सकते इस आंदोलन में, आप लोग चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं भूल सकते, लाल लाजपत राय, इन लोगों का नाम आप नहीं भूल सकते। तो इनके जो तरीके थे भारत को आज़ाद कराने के, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी के हों, कि आज़ादी केवल हिंसा द्वारा, सॉरी, केवल अहिंसा द्वारा नहीं आ सकती, हमको हर तरह का प्रयास करना चाहिए। तो इसकी विचारधारा को मानने वाले कुछ नेताओं ने अपनी पार्टियां अलग बनाई, जिन्होंने अलग अलग तरीकों से अंग्रेजों की नाक में दम किया, उनको परेशान किया, कभी बम कांड हुए, कभी गोली कांड हुए, इस तरह से। कौन कौन सी ऐसी पार्टियां थी देखिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र राहेड़ी तथा चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने मिलकर के 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से एक संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र आंदोलन करना था, शस्त्र के साथ आंदोलन करना था। इसी के आंदोलन का एक उदाहरण है काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 में ये काकोरी कांड लखनऊ के सहारनपुर के काकोरी नामक स्थान पर हुआ, जहां पर सरकारी खजानों से भरी एक मालगाड़ी को पूर्ण रूप से लूट लिया गया। और ये कांड तो आपने कभी भगत सिंह मूवी देखी होगी या कभी जीवनी पढ़ी होगी चंद्रशेखर आजाद की या भगत सिंह की, तो उसमें जरूर इसका जिक्र रहता है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां तथा राजेंद्र राहेड़ी को क्रमशः गोरखपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद और गोंडा में फांसी दे दी गई। तो अब यहाँ से प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकता है कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें हमें ये इंटरेस्ट नहीं कि हमको अपना ज्ञान बढ़ाना है, क्योंकि वास्तविक उद्देश्य तो हमारा सिर्फ स्क्रीनिंग के एग्जाम में, या फिर जो भी अगर आप ग्रुप सी का एग्जाम देते हो जहाँ पर हिस्ट्री आती है, वहाँ क्या प्रश्न आ सकता है उस पर चर्चा करना है। तो काकोरी कांड से एक प्रश्न ये आपका बन सकता है कि काकोरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ के सहारनपुर में स्थित है। दूसरा, यह कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 में हुआ था। तीसरा प्रश्न, इस कांड में निम्न में से किसको फांसी दी गई थी, तो कौन कौन थे देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन लाल थे, अशफाक उल्ला खां थे और राजेंद्र राहेड़ी, ये 4 लोग थे जिनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है। अब बहुत डिटेल पूछेगा तो पूछ सकता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को किस स्थान में फांसी दी गई, तो गोरखपुर में दी गई। ठीक है। रोशन लाल को कहाँ दी गई, तो इलाहाबाद में दी गई। अशफाक उल्ला खां को कहाँ दी गई, तो फैजाबाद। और इसी क्रम में राजेंद्र राहेड़ी को कहाँ दी गई, तो गोंडा में दी गई। ये बहुत डिटेल पूछेगा तब है, अदरवाइज इतना नहीं पूछता कोई। बस आपको याद रखना है कि इस काकोरी कांड में शामिल कौन थे और किनको फांसी दी गई, इस तरह। ठीक है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को बैन कर दिया गया, इसको एक आतंकवादी संगठन बोल करके इसे पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया, जिस कारण चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली में अब एक नई पार्टी बनाई गई जिसका नाम रखा गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। इससे पहली जो पार्टी बनी थी उसका नाम क्या था देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था। तो अब क्या किया, सोशलिस्ट वर्ड इन्होंने हटा दिया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम रख लिया। ठीक है। इसका उद्देश्य समाजवादी गणतंत्र स्थापित करना था। तो अब यहां से आपसे उद्देश्य पूछ सकता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था, तो भारत की आज़ादी के लिए या स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र आंदोलन करना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य था। उसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद के साथ 4 और लोगों ने मिलकर के की थी। दूसरा प्रश्न बन सकता है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, तो याद रखें सोशलिस्ट में बहुत सारे लोग थे क्योंकि सोसाइटी में काफी लोग होते हैं। ठीक है। तो एक से अधिक लोगों ने मिलकर के उसकी स्थापना की थी। और क्योंकि अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सोशलिस्ट वर्ड हटा दिया गया है, तो सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, उनको हटा दिया गया है। अब केवल एक ही व्यक्ति की स्थापना कर रहा है और नाम है उनका क्या, चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना था। और इसमें भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, ऐसे कई सारे सक्रिय नेता थे जिन्होंने अपना पूरा सहयोग इस पार्टी को दिया। ठीक है।
30 अक्टूबर 1928 का एक घटनाक्रम है जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि मिलकर के सांडस नामक जो अंग्रेज थे उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है। और अब ये हत्या होने के बाद फिर एक मिनट, सॉरी, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 30 अक्टूबर 1928 को जेम्स ए स्कॉट ने साइमन कमीशन के विरोध में नारेबाजी करने वाले लाहौर के समूह पर लाठीचार्ज कर दिया था। ठीक है। तो 30 अक्टूबर 1928 को क्या हुआ था? देखो, साइमन कमीशन भारत आना था, और साइमन कमीशन भारत आने की जो तारीख थी उससे एक वर्ष पहले उसको भारत बुलाया जा रहा था। ठीक है। और उसके विरोध में ये लोग पूरी तरह से क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। तो उस आंदोलन को दबाने के लिए जेम्स ए स्कॉट ने क्या किया? जो नारेबाजी करने वाले लोग थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। उस लाठीचार्ज का परिणाम ये हुआ कि लाला लाजपत राय की जो हालत थी वो बहुत गंभीर हो गई, बहुत चोटें उनको आई और इस कारण से उनकी मृत्यु भी हो गई। इस बात से क्रोधित होकर के 1928 के दिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने स्कॉट को मारने की जगह पर, क्योंकि मारना ये स्कॉट को चाहते थे, लेकिन उसकी जगह पर गलती से जो पुलिस अधीक्षक है सैंडर्स, उनकी हत्या हो गई। तो सैंडर्स की हत्या के इल्जाम में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु आदि पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से भगत सिंह और राजगुरु आदि को तो जेल हो गई और चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी। आप जानकारी आपको है ही। ठीक है। सेंट्रल एलिजिबिलिटी असेंबली बम कांड। ठीक है। इनको जब जेल में डाला गया तो उसके बाद ही 8 अप्रैल 1929 के दिन भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने कुछ पर्चे अपने जो संसद था उस समय का उसमें फेंके और 2 बम भी फेंके, जिसे सेंट्रल एलिजिबिलिटी असेंबली बम कांड के नाम से जाना जाता है। तो बम कांड कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 1929 के दिन हुआ था। ठीक है। और इन जो पर्चे फेंके गए थे उसमें क्या लिखा था ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो पर्चों में लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है। और इसके बाद फिर 23 मार्च 1930 के दिन सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह तीनों को फांसी दे दी गई। और दूसरी ओर जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उन्हें इलाहाबाद में अंग्रेजों की एक सेना ने घेर लिया और उस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली। ठीक है। तो एक घटनाक्रम है। और इस क्रम को पढ़ने के लिए हम किस पार्टी की बात कर रहे थे? 2 पार्टी हमने पढ़ी। पहली थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दूसरी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। जहां पर सोशलिस्ट था तो वहां पर स्थापना करने वाले कई लोग थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, है ना, और भी उनके साथी थे। और जब सिर्फ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात कर रहे तो उसकी स्थापना सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा की गई थी। और उसके ही बाद से ये जो भगत सिंह और राजगुरु थे सक्रिय हुए और इन्होंने सबसे पहले तो सैंडर्स हत्या की और उसके बाद फिर असेंबली में बम फेंके, जिसके कारण इनको फांसी दी गई। और उस फांसी के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपनी गोली मार ली और इस प्रकार से जो हिंसात्मक, जो क्रांतिकारी, जो एक बहुत प्रचंड इनका आंदोलन चल रहा था वो कुछ समय के लिए थम सा गया। चटगांव आर्मरी रेड इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन। चटगांव में भी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के तर्ज पर एक पार्टी का गठन किया गया, लेकिन इस पार्टी के गठन का श्रेय सूर्य सेन को जाता है, जिनको मास्टरदा भी कहा गया है। तो 18 अप्रैल 1930 के दिन इन्होंने भारतीय सेना की वर्दी पहनकर पुलिस शस्त्रागार पर आक्रमण किया और वंदे मातरम तथा इनकलाब के नारों के साथ कार्यवाहक क्रांति बनाई। जिसकी सरकार बनाई उसमें सूर्यसेन को राष्ट्रपति बनाया गया। तो क्या किया? देखो कितनी बड़ी बात है कि सूर्यसेन नामक एक व्यक्ति चटगांव जैसे छोटे से क्षेत्र में एक बड़ी आर्मी बनाने का प्रयास करता है और खुद को उस पार्टी का अध्यक्ष या कहें कि राष्ट्रपति बनाता है। ठीक है। और साथ ही साथ जो पुलिस का एक शस्त्रागार होता है बहुत बड़ा, उसको पूरी तरह से लूटने का प्रयास भी करता है। राइट। अब ये क्या होता है कि ये इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हम अगर लूसेंट से पढ़े या बाहरी किताबों से पढ़े तो उसमें इनकी चर्चा नहीं होती है। ठीक है। तो इसलिए ये चर्चा का विषय नहीं रहती है, बट एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए।
तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि चटगांव की जो आर्मरी रेड इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, उसका गठन सूर्यसेन द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 18 अप्रैल 1930। कम से कम डेट याद नहीं रहती है तो सन तो आप याद रख सकते हैं। तो 1930, सॉरी 1830 नहीं, 1930 को ही गठन किया गया था। तो इसका जो मेन जो कह सकते कांड था, या फिर इन्होंने क्या योगदान दिया या क्या किया, तो याद रखिए कि पुलिस के एक शस्त्रागार पर आक्रमण किया, ठीक है, और अपनी एक पार्टी बनाई या अपनी एक सरकार बनाई, और उसमें सूर्यसेन को राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। इस घटना को चटगांव आर्मरी रेंट भी कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी को आजीवन काला पानी। उस समय काला पानी का मतलब होता था कि अंडमान भेज दो, क्योंकि अंडमान एक द्वीप था, और वहां से अगर किसी को भी भारत आना है या कहीं जाना है तो बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती थी, क्योंकि वो लैंड एरिया से कनेक्टेड नहीं था, पूरा का पूरा आपका समुद्री एरिया था, वहाँ से जहाज के द्वारा ही कोई यहाँ से वहाँ जाना आना कर सकता था, ठीक है। तो काला पानी जो था वो अंडमान में था, ये भी आप लोगों के लिए एक सामान्य ज्ञान का विषय रहता है। तो काला पानी की सजा के लिए भेज दिया गया। इस घटना में दो लड़कियां, प्रीति प्रीतिलता और कल्पना को भी मृत्यु दी गई, ठीक है। साइमन कमीशन, जिस पर अभी हमने चर्चा की, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज किया, सॉरी, विरोध में नारे लगाने वालों के खिलाफ लाठीचार्ज किया गया, उनमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो ये साइमन कमीशन क्या था? कल भी हमने पढ़ा था कि साइमन कमीशन 1919 में आया था भारत में, ठीक है। और क्योंकि इसके इस कानून का नारा था बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून, ठीक है। इसे काला कानून भी कहा गया था। और इसी कानून के तहत जो इन्होंने अन्याय किया था भारत के क्रांतिकारियों के साथ, उसके खिलाफ जलियांवाला बाग कांड हुआ। वहां पर सभा बैठाई गई और जनरल डायर द्वारा गोली मारने का आदेश देकर के कई सारे निर्दोषों को गोली मार दी गई। और उसके अगेंस्ट फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। उसी असहयोग आंदोलन के बीच में चोरा चोरी कांड हो गया, ठीक है, जिसके बाद गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। और गांधी जी को जेल में डाला गया और उधर दूसरी तरफ स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई तो इलेक्शन लड़ करके 100 सीटें, 101 सीटें करीबन इन्होंने जीत ली। तो ये काफी सारा जो घटनाक्रम है जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहता है, वो सारा जुड़ा हुआ है साइमन कमीशन से, ठीक। तो 1919 में इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 के समीक्षा हेतु एक आयोग सर जॉन्स की अध्यक्षता में गठित किया गया, जिसको साइमन कमीशन कहा जाता है। अब ये इंडिया एक्ट क्या है या भारत शासन अधिनियम क्या है, ये हम जब संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे वहां पर चर्चा करेंगे। मैंने पहले भी बताया है आपको ये बात ना, ठीक है। तो क्योंकि इस आयोग के सदस्य अंग्रेज ही थे, भारतीय प्रतिनिधित्व इसमें नहीं था, तो भारतीयों की बात करने वाला कोई यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था। इस कारण से भारतीय आंदोलनकारियों ने इसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके लिए 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। देखिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 में होने के बाद से बहुत सारे अधिवेशन भारत में इसके हुए। अब हर अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम याद रखना हमारे लिए संभव नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम वो घटनाएं सेलेक्ट करते हैं जो जिन्होंने इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उन घटनाओं में कांग्रेस के अधिवेशन की अगर कोई भूमिका रही है, तो उस अधिवेशन के अध्यक्ष को और उस अधिवेशन के वर्ष को, स्थान को, वो हमारे लिए याद करना जरूरी होता है। सभी हमें याद नहीं होते हैं, ठीक है, ना ही हमको याद करने होते हैं। तो 1927 में जो कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ, वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उस अधिवेशन का प्रमुख जो कह सकते हैं कि आउटकम था, वो ये था कि इन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया था। तो अब क्योंकि कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया और कमीशन के बहिष्कार की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, उसकी वजह से फिर भरत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने एक हिंसात्मक रूप लिया और सैंडर्स हत्याकांड हुआ, असेंबली में बम फेंके गए, और फिर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। कुछ को फांसी दे दी गई और किसी ने आत्महत्या कर ली। ये बहुत बड़ा एक घटनाक्रम है, इस कारण से ये 1927 का जो अधिवेशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मद्रास में अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता की इसकी डॉक्टर M.A. अंसारी ने, ठीक है। फिर आते हैं हम, इस कमीशन में सारे अंग्रेजों के होने के कारण
इसे व्हाइट कमीशन कहा गया। ठीक है, तो व्हाइट कमीशन की संज्ञा किसे दी गई है? साइमन कमीशन को दी गई है। काला कानून किसे कहा गया है, बताइए? तो साइमन कमीशन की जो कानून था उसको ही काला कानून कहा गया है। ओके, तो 3 फरवरी 1929 को ये भारत पहुंचा। इसे प्रत्येक स्थान पर विरोध का सामना करना पड़ा। मद्रास अधिवेशन 1927 के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पेश कर दिया और एस सत्यमूर्ति द्वारा इसका अनुमोदन भी कर दिया गया। ठीक है, तो नेहरू द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा मद्रास अधिवेशन 1927 में ही यह प्रस्ताव पेश किया गया था। 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस की संविधान धारा 1 के अंतर्गत पूर्ण स्वराज शब्द को पूर्ण स्वाधीनता कहा गया और दिसंबर 1929 या 31 दिसंबर 1929 के दिन ऐसा हुआ था। 26 जनवरी, जिस कारण से हम 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, या कहें कि 26 नवंबर को पूरा जो हमारा संविधान है वो बनने के बाद भी पूरा 2 महीना रुक करके 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। उसका कारण ये था कि 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो ये भी आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान का विषय होता है, हालांकि जानकारी आपको होगी कि 26 जनवरी को क्यों संविधान लागू किया गया या क्यों गणतंत्र दिवस मनाने का फैसला लिया गया। तो उसके पीछे 1930 की घटना है, जहां पर 26 जनवरी 1930 के दिन संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है ना? 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया था। 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, वो 26 जनवरी 1930 की जो घटना है वो बताई जा रही है आपको। अब मेरा मानना है कि अभी जो हमने पढ़ा है उसको यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर आंदोलन वाली बातें आ रही हैं और ये आंदोलन हमने पढ़े हैं। आंदोलन की डिटेलिंग मैंने आपको बताया था कि वो मैं एक दिन करूंगा जिसमें पूरे आंदोलन ही आंदोलन होंगे। ठीक है।